साउथ कोरिया के E6 वीज़ा के ऊपर खर्चा कितना आता है, इसके ऊपर बात करेंगे। साउथ कोरिया के E6 वीज़ा के ऊपर इंडिया का तकरीबन 1 से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए खर्चा आता है। डिपेंड करता है कि आपकी एजेंसी कौन सी है। एजेंसी का मतलब हुआ कि आपकी स्पॉन्सर कंपनी कौन सी जो आपको वीज़ा दे रही है। वो बोलती है कि हम जब वीज़ा आपका अप्लाई करेंगे तो खर्चा आप खुद करोगे, अपने लॉयर का, एम्बेसी फीसों वगैरह का जो भी है। तो क्या करते हैं, कुछ एजेंसी आपसे 2 मिलियन चार्ज करती है, 4 मिलियन चार्ज करती है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है। कुछ कंपनियां फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती है। वो डिपेंड करती है आपके टैलेंट के ऊपर कि उनको लगता है कि आपके अंदर दम है, आप अच्छा पैसा कोरिया के अंदर कमा सकते हो, तो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो 2 मिलियन 4 मिलियन कितना होता है, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख कोरियन वॉन और 4 मिलियन का मतलब होता है 40 लाख कोरियन वॉन। सुनने में बहुत बड़ी रकम है पर बहुत छोटी रकम है इंडिया के हिसाब से। तकरीबन 2 मिलियन होता है इंडिया का तकरीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास। तो दोस्तों ये खर्चा क्यों होता है कि वो कहते हैं कि हम लॉयर हायर करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा वीजा अप्लाई करेंगे, और ये मोस्टली एजेंसी आपसे एडवांस में पैसा ले सकती है। इससे बेटर वे है कि आप साउथ कोरिया टूरिस्ट वीजा पे आके डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे तो और बेटर रहेगा। खर्चा फिर भी उतनी रहेगा, खर्चा कम होने वाला नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। मान लो मैं अच्छा काम करता हूं और कंपनी को लगता है कि इस बंदा पहले ही फेमस है, इसकी प्रोफाइल अच्छी है, वीडियो अच्छी है, इसके अंदर टैलेंट भी है, अच्छा गिटार बजा सकता है, कुछ भी अच्छा कर सकता है, तो कंपनी सोचती है ये मुझे ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकता है कोरिया के अंदर, तो मैं इसको वीज़ा दे सकती हूँ। तो ये एजेंसी पैसा कैसा कमाती है। मान लो आपने कोई एजेंसी से साइन कर लिया और वो जब साइन करेगी तो आपसे कमीशन परसेंटेज मांगेगी। मान लो आपने 100 रुपये का काम किया तो वो आपसे 30 रुपये आपके काम से ले लेगी। कोई 40 लेती है, कोई 30 लेती है, कोई 70 लेती है। डिपेंड करता है कि वो एजेंसी कैसी है। जो जितनी बड़ी एजेंसी होगी वो उतनी ज़्यादा कमीशन लेती है आपसे। अब मान लो कोरिया में आपने 10,000 रुपये का काम किया तो वो आपको 7,000 रुपये देगी, 30,000 रुपये अपना, 3,000 रुपये अपना काम का रख लेगी। ये होता है कमीशन बेस पे। E6 वीज़ा जो होता है वो कमीशन बेस के ऊपर काम करता है। तो आपकी इनकम आपकी शूटिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी शूटिंग है, तो आपकी कमाई आपकी शूटिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो भैया अब बात करते हैं साउथ कोरिया में रहना खाना पीना कैसे होता है साउथ कोरिया के अंदर E6 वीज़ा के ऊपर। भाई E6 वीज़ा के ऊपर आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। कंपनी आपको ना आपको रहना के देगी, ना खाने के देगी, ना पीने के देगी। हाँ, वो कंपनी आपको दे सकती है जो ऑलरेडी आपको स्पॉन्सर करके बुला रही है, जो आपको आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, वो आपको शायद रहना खाना दे सकती है। खाना तो खुद ही करना पड़ता है, खाना तो कोई नहीं देता भाई, रहना भी शायद ही कोई कोई दे। आज तक तो E6 वीज़ा में मैंने इक्का दुक्का बंदा ही देखा होगा जिसको कंपनी पैसा खर्चा कर रही है। अदरवाइज तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। 99% मैं खुद अपना खर्चा करता हूँ, ठीक है भाई। पर हाँ, मेरी कमाई हिसाब से हो जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। महीने में अगर मैं 4 बार भी काम कर लेता हूँ तो मेरा महीने का खर्चा छोड़ो, मेरी कई महीने की कमाई भी निकल जाती है 4-5 दिन की शूटिंग में ही। तो डिपेंड करता है भाई। अब कोई इंडिया से, मान लो पाकिस्तान से कोई भी बंदा आता है E6 वीज़ा के ऊपर अप्लाई करना चाहता है, वो अप्लाई कैसे करेगा। अप्लाई करने के लिए आपको एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी। एजेंसी ढूंढने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे एजेंसी ढूंढनी पड़ेगी, फेसबुक पे ढूंढनी पड़ेगी, या आप गूगल पे भी ढूंढ कर सकते हो। कैसे ढूंढेंगे, इंस्टाग्राम पे लिखो कोरियन एक्टिंग एजेंसी, फॉरेनर एक्टिंग एजेंसी, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ढूंढो, उनको आप कॉन्टैक्ट करो, ईमेल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज मारो, कॉल करो, जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे अप्लाई करें, सबसे पहले आपके पास पोर्टफोलियो फोटो होनी चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब जैसे ये फोटो आप देख रहे हो, ऐसी प्रोफेशनली फोटो आपके पास होनी चाहिए। आपकी एक प्रोफेशनल वीडियो होनी चाहिए। उस वीडियो के अंदर आपको शो करना होता है कि आप क्या करते हो, उम्र क्या है, नाम क्या है, सब बताना पड़ता है। नेशनलिटी अभी इंडिया में हो, कोरिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहाँ हो, सब बताना पड़ता है। जैसे भाई मेरा नाम गौरव है, मैं इंडिया से हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना, मेरी उम्र इतनी है, और मैं साउथ कोरिया मैं ये प्रोफेशनली काम करता हूँ। इंग्लिश में आपको बोलना होता है। कोरियन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है। हाँ, कोरियन लैंग्वेज एक आपका प्लस पॉइंट होता है अगर आपको बड़ा शो करना हो। कोरियन लोग, अब आपको लगता है भी अच्छी आपकी एक्टिंग स्किल है, साउथ कोरिया के अंदर आपको अच्छा स्किल मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी एजेंसी के ऊपर कि वो एजेंसी आपको कितना बड़ा स्किल देती है। मोस्टली आप फॉरेनर लोग सब एक्स्ट्रा में काम करते हैं भाई। कोई किस्मत वाला होता है जिसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है भाई। ये तो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, आपको कब आपके ऑडिशन के ऊपर आपको लक मिल जाए। काम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डेली आपको जॉब नहीं मिल सकती। आप सर्वाइव कैसे करते हो भाई, सर्वाइव आपकी आपकी पॉकेट से करना पड़ता है, सीधी बात। बहुत से लोग यहाँ 2 नंबर में, कोई इंग्लिश टीचिंग काम करता, कोई रेस्टोरेंट में काम करता, कोई कहीं काम करता, कोई कहीं काम करता, अपना सर्वाइव करने के लिए काम करता रहता है। पैसा तो कमाना है भाई, खाएगा पिएगा कहाँ से जब काम ही नहीं मिलेगा। E6 वीज़ा एक रहने के लिए रेजिडेंसी मिल जाती है। हाँ, ये है कि आप प्रोफेशनली अगर काम कर सकते हो तो आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से अपना ब्लॉगिंग चैनल बना के पैसा कमा सकते हो, जैसे मैं भी करता हूँ। पर मेरे पास एक्टिंग स्किल का अपना काम बहुत है, बिजनेस मेरे अच्छे चल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो अच्छा सर्वाइव कर रहा हूँ। हाँ, जो लोग नया आएंगे तो भैया अपना पहला ही बंदोबस्त करके आए पेमेंट का, या ऑलरेडी
आपके पास यूट्यूब चैनल वगैरह हो जिससे आप कमाई करते हो, वरना आपके लिए थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मोस्टली लोग तो 2 नंबर में काम करते हैं, ये इलीगल पॉइंट होता है, मैं मना करूंगा भाई इसके लिए, क्योंकि अगर आप इलीगल काम करते पकड़े जाते हो तो गवर्नमेंट आपको फाइन कर सकती है, एजेंसी आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है। दूसरी बात, आप एजेंसी के थ्रू अगर काम करते हो, जिस एजेंसी के थ्रू आपने साइन करा, मान लो आपने ए एजेंसी में साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो आप बी एजेंसी में काम नहीं कर सकते। आपको अपनी एजेंसी को बताना पड़ेगा कि बी एजेंसी मेरे को कॉन्टैक्ट कर रही है काम देने के लिए, तो वो क्या करेगी, आपकी बिहाफ पे बात करके तो आपको काम दिलाएगी, और उस काम का भी आपसे परसेंटेज लेगी। आपको काम ढूंढ के लाओ या कंपनी आपको काम दे, कंपनी ने अपनी कमीशन लेनी, क्योंकि उसने आपको वीज़ा दिया है सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वीज़ा देना है। हाँ, वो आपके पैसे के लिए फाइट भी करेगी उस एजेंसी से। मान लो एक एजेंसी आपको सेलेक्ट कर लेती है और आपको मान लो इंडिया का 20,000 रुपये 1 घंटे का 1 दिन का शूटिंग का देती है, तो वो एजेंसी फाइट करेगी, नहीं मेरा मॉडल टैलेंटेड है, ये 20 नहीं 40 लेगा, तो वो आपकी पैसे इंक्रीज करने में फाइट भी कर सकती है, वो आपकी मदद करेगी। ठीक है, एजेंसी आपको क्या क्या दे सकती है, आपको इंश्योरेंस दे सकती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन दे सकती है, हाँ बहुत कुछ चीज़ें आपको दे सकती है, वीज़ा स्पॉन्सर दे सकती है। इंटरटेनमेंट कंपनी अगर हुई कोई, इंटरटेनमेंट कंपनी वो होती है जो आपके लिए स्पेशल अलग से टेलीविज़न शो रेडी कर सकती है, जैसे मेरे लिए किया था मेरी कंपनी ने। पहले मैं एजेंसी में था, फिर मैं इंटरटेनमेंट कंपनी में आ गया। E6 वीज़ा जितना देखने में ईजी है उतना कॉम्प्लिकेटेड है, पर उससे लाइफ बढ़ जाती है। मान लो आपने 1 साल तक अच्छा काम कर लिया, $40,000 तक 1 साल में कमा लिया, तो भैया अगले साल F वीज़ा ले सकते हो। F वीज़ा लेने के बाद आप फ्रीडम हो जाते हो, कोई भी काम करो साउथ कोरिया के अंदर। आप एजेंसी छोड़ भी सकते हो, ले भी सकते हो। मान लो आप इस एजेंसी में आ गए, मान लो इंडिया से आप या पाकिस्तान से, नेपाल से आप एक एजेंसी में आ गए जिसका नाम है ए, और आप उसको कुछ महीने बाद पसंद नहीं कर पा रहे, आपकी अच्छी नहीं बन पा रही, तालमेल नहीं अच्छा बन पा रहा, तो आप उसको बोल सकते हो मेरी कंपनी, मैंने आपको कंपनी छोड़नी, मेरा तालमेल आपसे सही नहीं बन रहा, मेरी कंपनी छोड़ दो, तो वो आपको लीव लेटर दे सकता है और आप दूसरी कंपनी में मूव कर सकते हो भाई। ये भी बड़ा ईजी सिस्टम है, ये कुछ एक दिन का प्रोसेस होता है, 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेस होता है, आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो। हाँ, मान लो आपने बी कंपनी से काम कर लिया, चोरी छिपे पैसे ले लिए, तो जो आपकी रियल मदर कंपनी है जिसने आपको वीज़ा दी, वो आपको केस करके आपको कंपनी से निकलवा भी सकती है और कंट्री से आपको निकाल भी सकती है, और सारी उम्र आप E6 वीज़ा पे दोबारा साउथ कोरिया में आ भी नहीं सकते। तो अपनी कंपनी से आप चीट ना करें। आप अगर ए से भी काम कर रहे हो, बी से भी, सी से भी, सब कुछ काम कर रहे हो, अपनी कंपनी को आपको बताना जरूरी है। ये रिस्ट्रिक्शन होती है। मान लो आप ये छोड़ो यार, E6 छोड़ो, E7 E9 कोई से भी वीज़े पे आते हो, कोई सी वीज़े पे आते हो, जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है वही आपकी ओनर होती है, उसी के थ्रू आप काम कर सकते हो, दूसरी कंपनी से आप काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करोगे तो वो इलीगल होता है। साउथ कोरिया के अंदर ओपन वर्क परमिट नाम का कुछ नहीं होता, और हर कंट्री का रूल होता है। ओपन काम करने के लिए आपको F वीज़ा की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं F2 या F5। F2 वीज़ा वो होता है जो आप पॉइंट से लेके F2 यानी कि टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, F5 यानी कि परमानेंट रेजिडेंट परमिट, और F6 वो होता है जिसने कोरियन से शादी कर ली हो। ये 3 वीज़े ऐसे होते हैं जो फ्रीडमली आपको काम करने की मूवमेंट देते हो। तो E6 वीज़ा क्या होता है, F2 वीज़ा लेना बहुत ईजी होता है, क्योंकि मुझे पता है यार, महीने के 3-4 मिलियन वॉन तो कहीं गए नहीं, यानी कि 3,000 2,000 3,000 डॉलर तो कहीं गए नहीं शूटिंग में। इतना काम होता है भाई, मेरे पास तो है, बाकी पता नहीं। हाँ, जो लोग स्टूडेंट वीज़ा है उनके लिए डिफिकल्ट है, वो क्योंकि 2 नंबर में काम करते हैं। अगर आपके पास E6 वीज़ा है तो इसका मतलब आपके पास काम की भरमार है, सीधी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि E6 वीज़ा वालों को पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, उनको प्रेफरेंस भी पहले मिलती है। तो ये भैया E6 वीज़ा का सारा फंडा था भी, कैसे वीज़ा अप्लाई करें, क्या करें। हाँ, इंडिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ। E6 वीज़ा के लिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, आप जब एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हो, किसी एजेंसी में अप्लाई करने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऐसी फोटो प्रोफाइल आपको एजेंसी को देना होता है। वो एजेंसी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको ऑनलाइन भी भेज सकते हो, हार्ड कॉपी भी साउथ कोरिया में भेज सकते हो। तो कंपनी वो आपके डॉक्यूमेंट लेके इमिग्रेशन में जाएगी, इमिग्रेशन में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको एक सर्टिफिकेट देगा, हाँ भी ये आर्टिस्ट अप्रूव है, इसको हम वीज़ा देते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेके फिर आपकी एजेंसी इमिग्रेशन में आपका वीज़ा अप्लाई करती है, और वो वीज़ा तकरीबन महीने 2 महीने में आ जाता है। फिर वो आपको एक वीज़ा नंबर देती है, वो वीज़ा नंबर लेके आपको लोकल अपनी इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, नेपाल एम्बेसी, वो नंबर लेके जाना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ और एम्बेसी फीस के साथ में। तो यही खर्चा होता है, कोई फंड शो करना नहीं होता, कोई ITR शो करनी नहीं होती E6 वीज़ा के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वर्क परमिट पे आ रहे हो। बस उसके बाद आपको सिंगल साइड टिकट लेके साउथ कोरिया में आना होता है। जैसे ही आप साउथ कोरिया में आओगे, आपको अपनी एक एजेंसी से मिलना होता है, वो आपको फिर पेपर देती है ARC कार्ड अप्लाई करने के लिए, यानी कि कोरियन रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। जब आप साउथ कोरिया में पहुंच जाते हो तो आपको एक घर रेंट में लेना होता है,
कोई भी घर रेंट मिल जाता है, 10 से 12 हज़ार रुपये इंडिया का मिल जाता है। छोटा सा कोई आप कंट्रीब्यूट करके भी ले सकते हो, 2-3 बंदे मिलके भी ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको घर का एड्रेस चाहिए होता है। एक कोरिया के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है, लोकल डोमेस्टिक एक और। वो 2 सर्टिफिकेट लेके, कोरियन डॉक्यूमेंट लेके, अपना पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन में बिना अपॉइंटमेंट के, कोई जरूरत नहीं होती E6 वीज़ा को, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। आपके लिए स्पेशल कार्ड रखता है क्योंकि बड़ा VIP वीज़ा भाई E6 वीज़ा, आर्टिस्ट वीज़ा। तो आप जब इमिग्रेशन में जाओगे वो डॉक्यूमेंट दोगे एक फ़ोटो के साथ में, और आपको तकरीबन इंडिया का 7-8 हज़ार रुपये देना होगा। और उसके बाद वो आपको E6 वीज़ा के लिए अप्रूवल देके, फिंगरप्रिंट लेके आपको डेट दे देंगे ID कार्ड के। और जब आप अप्लाई करते हो तो ID कार्ड जो 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका ID कार्ड आ जाता है। तो उसके बाद आपको ID कार्ड मिल जाता है। उस ID कार्ड के बाद आप E6 वीज़ा के कार्ड होल्डर बन जाते हो। आप अपनी कंट्री में मल्टीपल टाइम आ सकते हो, जा सकते हो। माँ को बुलाओ, बेटी को, बाप को, जिसको मर्जी उस वीज़ा पे इन्वाइट करके बुला सकते हो। ठीक है, मान लो आपकी बीवी है तो उसको F3 वीज़ा मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, वो उतने दिन आपके साथ रह सकते हैं जितने दिन आपका वीज़ा है। बच्चों को बुला सकते हो, माँ को, भाई को, बाप को, किसी को भी बुला सकते हो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में। ताऊ चाचे को नहीं बुला सकते, इनवाइट कर सकते हो पर वो लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। मान लो आपका वीज़ा एक साल का है तो आपकी बीवी आपके साथ 1 साल रह सकती है, और ये हर साल एक्सटेंड होता रहता है वीज़ा। 1 साल से 10 साल तक आप एक्सटेंड करके रह सकते हो। हर बार E6 वीज़ा 1 साल का ही लगता है। ठीक है, आपको लगता है कि 10 साल का लगता है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का अगर आपने कर दिया इसका मतलब 10 साल का वीज़ा नहीं लगा, 1 साल का वीज़ा लगता है। अगले साल आपको फिर टैक्स पेपर जमा कराना होता है, फिर अगले साल का आपको वीज़ा मिलता है। तो ये E6 वीज़ा के प्रोसेस होते हैं। E6 वीज़ा पे आप क्या कर सकते हो? घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, लोन नहीं ले सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको इनकम शो करनी पड़ेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। हाँ, बड़ी कंट्री के वीज़े ले सकते हो, US, कनाडा, UK, कोई भी वीज़ा 3 महीने बाद आप E6 वीज़ा के बाद कोई भी वीज़ा ले सकते हो। E6 वीज़ा को आप E7 में भी चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई कंपनी दूसरे भी आप पे मिल जाती है टैलेंटेड। ठीक है, E6 वीज़ा के बाद बिजनेस वीज़ा भी ले सकते हो। F वीज़ा तो सबसे ईजी है, F वीज़ा सबसे बेस्ट बताऊंगा मैं आपको। F2 वीज़ा ले सकते हो, आप कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हो। वॉलंटियर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोरियन लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। बहुत से बेनिफिट है E6 वीज़ा के। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? कुछ टॉपिक अगर छूट गया तो कमेंट में लिखना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो दोस्तों, लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया, वीडियो को मेरी सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गौरव कोरिया यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करते रहें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं जिन जिनको E6 वीज़ा चाहिए। कुछ मेरी तरफ से मदद चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। कमेंट में जरूर लिखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।